फरीदा का बेटा और बहू इसके साथ ताउन न करते तो अपनी बेटी का पेट पालने के लिए भीख मांगकर गुजारा करती। कुछ दिन गुजरे तो फरीदा को पेट में दर्द होने लगा और वो सारी रात दर्द से तड़पती रही। तो बहू कहती अम्मा नाटक करती है। और जब फरीदा का पेट फूलने लगा तो बहू बोली अम्मा के पेट में गुनाह पल रहा है। और फिर बेटे ने तैश में आकर अम्मा को बालों से पकड़कर निकाल दिया और तड़पती माँ को देखकर बेटी इसे सरकारी अस्पताल ले गई। और थोड़ी देर बाद बेटे को अस्पताल से फोन आया। जब वो वहां पहुंचा तो इसकी रूह फना हो गई, क्योंकि फरीदा मगरिब की नमाज पढ़कर जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली तो इश्तहा अंगेज खुशबू ने इसकी भूख को और बढ़ा दिया था। इसने बेसाख्ता बाएं जानिब सामने किचन की जानिब देखा, जहां पर इसकी बहू कलेजी भून रही थी। मसालेदार कलेजी की खुशबू सूंघकर तो जैसे इसके मुंह में पानी आया था। कितना अरसा हो चुका था इसे ये गोश्त कलेजी खाए हुए। इसे तो याद भी नहीं था कि आखिरी बार इसने कब गोश्त खाया था। वो तो इन सब का जायका भी भूल चुकी थी। इसने एक ललचाई हुई नजर किचन की जानिब डाली। इसकी बहू जो खाना बनाने में मगन थी, सास को जब अपनी जानिब मुतवज्जा देखा तो माथे पर बल बढ़ गए। वहीं पर सब कुछ छोड़कर किचन से बाहर आई और कमर पर हाथ रखकर कहने लगी, ये क्या टुकर टुकर देख रही हो? क्या खाने पे नजर लगाने का इरादा है? जिस तरह तुम देख रही हो मुझे लगता नहीं है मेरे बच्चों और शोहर को ये हजम होने वाला है। फरीदा ने जब ये सुना तो फौरन हड़बड़ाकर नजरें फेर गई और कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं तो वैसे ही देख रही थी। मगर बहू तो शायद बगैर वजह के ही शोर मचाना अपना फर्ज समझती थी। इसने वहीं पर हंडिया का चमचा उठाए फरीदा को बातें सुनाना शुरू कर दी और कहने लगी, खबरदार जो मेरे शोहर की कमाई पर और इस खाने पर नजर रखी। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं कि तुम ये सब कुछ खा सको। फरीदा की बड़ी बेटी ने जब अपनी भाभी को माँ के साथ इस कदर बदतमीजी करते देखा तो कमरे से बाहर निकल आई और गुस्से से कहने लगी कि भाभी क्यों बगैर बात के शोर मचा रही हैं? क्या अब हम लोग अपनी आंखें भी बंद कर लें? क्या आपकी तरफ हम देख भी नहीं सकते? आपका खाना आपको ही मुबारक हो। हमें ये जिल्लत भरा खाना चाहिए भी नहीं। हमारे पास जो है हम इसी पर शुक्र अदा करेंगे। आप तो शोर ऐसे मचा रही हैं जैसे मेके से ये सब कुछ लेकर आई हैं। ये मत भूलिए ये सारी कमाई जिस पर आप राज करती फिर रही हैं, ये सब कुछ मेरे ही भाई का है। अभी ये सब कुछ बातें चल ही रही थी कि तभी मैमूना का शोहर और फरीदा का बेटा घर में दाखिल हुआ। इसने जब अपनी बहन को तड़ाक कर अपनी बीवी से बात करते देखा तो इसके माथे पर बल पड़ गए। इसे लगा था जैसे इसकी बीवी इंतहाई मासूम और मजलूम है और इसकी माँ और बहनें हमेशा की तरह इसकी बीवी के साथ तलख कलामी कर रही हैं। वो गुस्से से आगे बढ़ा और कहने लगा, आज किस बिना पर मेरी बीवी के साथ तुम लोग झगड़ रही हो? क्या बिगाड़ा है इसने तुम लोगों का? थोड़ी देर के लिए इसे तुम लोगों के पास छोड़ कर जाऊं तो तुम लोग ही सब शुरू कर देती हो। फरीदा और इसकी बेटी तो लाजवाब होकर हक्की बक्की बेटी का चेहरा देखने लगी थी। हमेशा की तरह एक मर्तबा फिर मैमूना जीत चुकी थी और वो दोनों माँ बेटी हार चुकी थी। दोनों खामोशी से वापस कमरे में जाकर बैठ गई, जबकि मैमूना की तो खुशी की कोई इंतहा न रही थी। दोनों मियाँ बीवी और बच्चे मसालेदार भुनी हुई कलेजी मजे और चटखारे ले लेकर खाने लगे, जबकि ये दोनों माँ बेटियां कमरे में बैठी सिसक रही थी। इन्हें तो किसी ने पूछा भी ना था। फरीदा रोने लगी। सामने दीवार पर लगी हुई इसके शोहर की तस्वीर तो जैसे इसे मजीद रोने पर मजबूर कर रही थी। वो बेटी के सीने से लगकर कहने लगी कि काश तेरे अब्बा जिंदा होते तो हम पर ये वक्त कभी ना आता। औरतें बेटा मांगती हैं ताकि वो इनका सहारा बने, इनकी खानदान में नाक ऊंची रहे और वो बुढ़ापे में इनका सहारा बने। मगर मेरा बेटा मुझ पर नेमत नहीं बल्कि जहमत बनकर आया है। क्या हर माँ का बेटा ऐसा ही होता है जैसे कि मेरा है? सारी जिंदगी इनको पाल पोस कर इस मुकाम तक पहुंचाया, पढ़ाया लिखाया और आज इस नौबत को पहुंचे हैं तो ये बीवी का होकर रह चुका है। सब कुछ देखने से पहले मैं मर ही जाती तो अच्छा था। बेटी ने जब ये बातें सुनी तो वो भी अपने आंसू पोंछते हुए माँ को सीने से लगाए कहने लगी कि अम्मा ऐसी बातें मत करो। जो कुछ भाई हमारे साथ कर रहा है कल को इसकी औलाद भी यही सब कुछ करेगी। तुम दिल पर मत लो, मैं हूं ना, हम हर मुसीबत का सामना कर लेंगे। किसी न किसी दिन तो भाई की आंखें जरूर खुलेंगी। मगर ना जाने वो दिन कब आने वाला था। इस घर में 4 कमरे मौजूद थे। तीनों पर ही मैमूना ने कब्जा कर रखा था और एक कमरा जिसमें चंद साल पहले फरीदा का शोर अपनी भेड़ बकरियां जो कि इसने बड़े शौक से पाल रखी थी को बांधा करता था।
इस कमरे में अब फरीदा और इसकी बेटी रह रहे थे। बेटे की शादी के बाद तो कुछ अरसे तक सब कुछ अच्छा रहा, मगर धीरे धीरे मेमूना ने शोर को भड़काना शुरू कर दिया और पूरे घर पर अपना कब्जा जमा लिया। आखिर बात इस हद तक बढ़ गई कि बेटे ने खरी खरी सुनाकर कहा कि मैं तुम लोगों के खर्चे अब नहीं उठा सकता। तुम लोग बात बात पर मेरी बीवी को ताने देते हो, लिहाजा अब तुम लोग अपना बंदोबस्त खुद ही कर लो। मेरे पास इतनी रकम नहीं जो तुम लोगों पर लुटाऊं। इसने अपनी माँ और बहन को इस कमरे में भिजवा दिया जहां पर कभी जानवर बांधे जाते थे। माँ और बेटी के पास जो जमा पूंजी थी तो इसी से गुजारा कर रही थी, मगर अब धीरे धीरे वो रकम भी खत्म होने लगी थी। वो वक्त भी आने लगा जब फरीदा के पास सिवाय कुछ आटे के कुछ भी ना बचा। वो पूरे दिन में सिर्फ 2 रोटियां पकाया करती थी और दोनों माँ बेटी तीनों वक्त वही रोटी आधी आधी करके खाती रहती ताकि इनका गुजारा हो सके। कई दिनों से तो उन्होंने सालन का जायका तक ना चखा था, मगर बेटे को परवाह कहाँ थी। वो तो अपनी बीवी बच्चों के साथ मुर्ग मुसल्लम खा रहा था। जब फरीदा बिल्कुल ही पैसों से खाली हो गई तो सोचने लगी कि अब बेटे से पैसे कैसे मांगे, क्योंकि उन्होंने अपना पेट तो भरना था। इससे आज तक कभी इतनी झिझक अपने बेटे से महसूस नहीं हुई थी जितनी कि आज हो रही थी। समझ नहीं आ रही थी कि बेटे से किन अल्फाज में पैसे मांगे। आखिर हिम्मत करके वो अपने बेटे के पास चली गई। बेटे ने माँ को अपने कमरे में देखा तो इसके माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा कि खैरियत अम्मा, क्यों आई हो? फरीदा कुछ देर तो तमहीद बांधती रही, फिर कहने लगी कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं रहे, खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा, हो सके तो कुछ पैसे दे दो। हमारा तो तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई नहीं है, हम अपना अलग खा पका लेंगे, मगर इसके लिए कुछ रकम भी तो होनी चाहिए। मेमूना वही मौजूद थी, इसके माथे पर बल पड़ रहे थे। तभी फरीदा का बेटा कहने लगा कि मेरे पास इतनी रकम नहीं है, जो थी वो मैं अपने सौदे सल्फ में लगा चुका हूँ। वैसे भी आपको ये सब कुछ पहले ही सोचना चाहिए था, जब आप मेरी बीवी पर जुल्म करती थी और इसे बिला वजह लड़ा करती थी। फरीदा की तो आंखों में आंसू आ चुके थे। बेटे से इतनी बेइज्जती करवाने के बाद वो उठकर अपने कमरे में चली आई और सोचने लगी कि अब वो कैसे अपना और अपनी बेटी का पेट भरेगी। बेटा तो बिल्कुल ही बेगाना हो चुका था। इसके पास तो न ऐसा कोई और हुनर था और ना ही इसकी बेटी कोई पढ़ी लिखी थी। जवान जहान बेटी कल को इसकी शादी भी करनी थी और अब ये सारे खर्चे वो कैसे पूरे करती। सारी रात वो कुछ ना कुछ सोचती रही और फिर बिल आखिर वो एक नतीजे पर पहुंची। सुबह सुबह घर से बाहर निकल गई। इसने इंतहाई बुसीदा सा लिबास पहन रखा था और जो चादर ओढ़ रखी थी वो पुरानी सी थी। वो इस मोहल्ले को छोड़कर दूसरे मोहल्ले में चली गई और पहले पहल लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाकर अपनी मजबूरी सुनाकर पैसे लेने लगी। वो जिस भी घर में जाती और बताती कि मैं बेवा हूँ, जवान बेटी है और घर में कमाने वाला कोई नहीं, हम कई रोज से भूखे हैं, खुदा के लिए हमारी कुछ मदद कर दीजिए। लोग इसके दुखड़े सुनते तो 150 रुपए इसके हाथ पर रख देते, जिसे लेकर वो दुआएं देती, वापिस घर चले आती। वो इसके पैसे मांगने का पहला दिन था। वो जिस जिस घर में भी गई थी सब ने इसे 50-100 रुपए दे दिए थे और इसके पास 1500 रुपए जमा हो चुके थे, जिसे देखकर इसके चेहरे पर कुछ सुकून आया था। वो दुकान पर गई और कुछ राशन लेकर घर चली गई। जब घर वापस आई तो इसका बेटा और बहू भी इस वक्त सहन में ही मौजूद थे। जब उन्होंने माँ के हाथ में सौदा देखा तो अचंभे से माँ को देखने लगे। फिर फरीदा से कहने लगा, ये सौदा कहाँ से लाई हो? माँ तुम तो कह रही थी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, जब पैसे नहीं थे तो ये सौदा कैसे आ गया? फरीदा कुछ बोलती इससे पहले ही मेमूना बोली कि ड्रामे हैं सारे, इनके पास बहुत रकम है, बस अपने बेटे को देते हुए इनके हाथ कांपते हैं। फरीदा ने किसी सवाल का जवाब ना दिया और सांस खारिज करती कमरे में चली गई। फरीदा की बेटी भी हैरान थी, कहने लगी कि माँ तुम इतने पैसे कहाँ से ले आई जो ये सौदा सल्फ आ गया? पहले तो घर घर जाकर पैसे मांगने की शर्मिंदगी और तजलील, फिर घर आते ही बहू और बेटे के अल्फाज ने तो एक मर्तबा फिर फरीदा को तोड़ दिया था। वो चादर में अपना चेहरा छुपाए कितनी देर रोती रही। इसने तो जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि इस पर यह नौबत भी आएगी कि इसे घर घर जाकर पैसे मांगना पड़ेंगे। खैर, इसने अपनी बेटी को बताया कि मैं कुछ घरों में गई थी, इन्हें अपनी मजबूरी बताई तो ये पैसे उन्होंने ही दिए। बेटी ने जब ये सुना तो एक पल को इसका सांस रुका था और यही दुआ करने लगी कि खुदा ऐसी नौबत किसी भी माँ बहन और बेटी पर ना लाए कि इसका वारिस मौजूद हो और इसके बावजूद इसे दर दर ठोकरें खाकर पैसे लाना पड़े। खैर, जिंदा रहने के लिए और पेट भरने के लिए ये सब तो करना था। आज फरीदा भी गोश्त लेकर आई थी।
और इसने अपने और अपनी बेटी के लिए गोश्त बनाया था। जब मैमूना ने ये देखा तो वो शक की नजर से अपनी सास और ननद को देखने लगी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे अचानक इनके पास इतने पैसे आ कैसे गए। अभी तो ये लोग एक वक्त के खाने के भी पैसे मांग रहे थे और अब अचानक इतने पैसे कि ये गोश्त भी बनाकर खा रही हैं। वो इसी सोच में डूबी हुई थी जब इसने देखा कि सुबह सुबह इसकी सास एक मर्तबा फिर बुर्का पहने हुए घर से निकल गई है। इस मर्तबा जब फरीदा इस मोहल्ले में गई और इन्हीं घरों को दोबारा खटखटाकर पैसे मांगे तो उन्होंने इसे घूर कर देखा। कहने लगे कि माई माफ करो, कुछ दिन पहले ही तो तुम्हें पैसे दिए थे, अब क्या तुम रोज रोज आती रहोगी और हम रोज रोज तुम्हें पैसे देते रहेंगे। कई घरों ने तो पैसे देने से ही इनकार कर दिया। कहने लगे कि माफ करो, दोबारा ना आना, हट्टी कट्टी हो कोई काम क्यों नहीं करती, तुम जैसी तो फ्रॉड होती हैं, घर घर जाकर पैसे मांगती हैं और बाद में अयाशियां करती हैं। लोगों की बातें तो फरीदा पर खंजर की तरह चल रही थी, मगर वो किस किस को यकीन दिलाती। जब तक 1500 रुपए का राशन खत्म ना हुआ फरीदा घर से नहीं निकली थी, मगर अब मजबूरी थी। इसने साबका घरों को छोड़ा और मजीद घरों में जाकर पैसे मांगने लगी। जिनके लिए वो नई थी उन्होंने तो पैसे दे दिए, मगर बाकियों ने इसे धुतकार दिया था। इस रोज फरीदा को काफी देर हो चुकी थी। वो मगरिब के बाद ही घर में दाखिल हुई थी, जबकि इसकी बेटी घर में परेशान बैठी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। मैमूना को तो वैसे भी शक हो चुका था, सोच सोच कर पागल हो चुकी थी कि आखिर इसकी सास कहाँ जाती है कि वापसी पर इसके पास इतना राशन होता है। इस रोज जब इसकी सास वापस आई तो काफी थकी हुई थी। फरीदा का सांस फूला हुआ था और चेहरा सुर्ख हो रहा था। इतना लंबा पैदल सफर, इसका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था। वो चलती हुई कमरे में आई और बेटी से कहने लगी कि जल्दी से ठंडा पानी ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। जबकि मैमूना फौरन ये सारी रुदात अपने शोहर को बताने लगी और इसके कान भरने लगी कि तुम्हारी माँ न जाने कहाँ जाती है, जब आती है तो इसके पास पैसे होते हैं। क्या तुम में कोई गैरत नाम की चीज है भी कि नहीं? अपनी माँ से सवाल क्यों नहीं करते? आखिर वो किधर जा रही है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मैमूना का शोहर इस वक्त तो कुछ ना बोला। कहने लगा कि तुम फजूल ही ज्यादा सोच रही हो, गई होंगी किसी रिश्तेदार के घर पैसे लेने, बिला वजह मेरा दिमाग खराब मत करो। इस रोज फरीदा के पास 1800 रुपए जमा हो चुके थे, जिनसे वो बाद में राशन ले आई थी। मगर इस रोज इसकी तबीयत इतनी खराब हुई थी कि वो बिस्तर से जा लगी। इसका ब्लड प्रेशर बेहद हाई था, इसे उठा भी नहीं जा रहा था। पूरे वजूद में दर्द की टीसें उठ रही थी। सारी रात वो सुकून से सो ना सकी। इसकी खराब तबीयत देखकर फरीदा की बेटी परेशान हो गई। इसने सोचा क्यों ना भाई को बताऊं माँ की तबीयत के बारे में, कम से कम वो डॉक्टर के पास ले जाएं या फिर इनकी दवा का बंदोबस्त कर दें। पहले तो वो माँ की तबीयत देखकर इन पर कुरान मजीद की सूरतें दम करके फूकती रही। जब शाम को भाई घर आया तो भाई के पास चली गई और माँ की तबीयत के बारे में बताते हुए बोली कि आप इन्हें डॉक्टर के पास ले जाए या स्टोर से दवा ला दे, इनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। कल रात से वो सुकून से सो नहीं सकी। मैमूना के शोहर ने जब ये सुना तो एक कड़ी नजर अपनी बहन के चेहरे पर डाली। कहने लगा कि जब मैं बाहर था तब नहीं बता सकती थी, अब मैं दोबारा से घर से बाहर जाऊं और दवाइयां लेकर आऊं, मेरा दिमाग खराब नजर आ रहा है तुम्हें? भाई के इस कदर सख्त अल्फाज सुनकर तो वो सहम चुकी थी। बहरहाल खामोशी से वो निकल आई। जान चुकी थी कि इसका और इसकी माँ का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसने खुद ही चादर ओढ़ी और घर से बाहर चली गई। मेडिकल स्टोर पर जाकर अपनी माँ की तबीयत के बारे में बताया और कुछ दवाएं लेकर घर चली आई। वो दवाएं भी इस कदर महंगी थी कि जो पैसे बचे हुए दोबारा राशन लाने के लिए थे वो पूरे ही इन दवाओं पर लग चुके थे। रास्ते में वो घर वापस आ रही थी तब तक अंधेरा फैल चुका था। इसे डर भी लग रहा था क्योंकि वो अकेली थी। जैसे ही वो अपने घर की गली की जानी मुड़ी तो अचानक कुछ आवारा लोग इसका पीछा करने लगे और सीटियां बजाने लगे, बार बार हंसकर तंज करने लगे। ये सुनकर तो फरीदा की बेटी की जान निकलने लगी थी। वो इस कदर तेज कदम उठाकर घर की तरफ आ रही थी, गोया भाग रही हो। तभी इन लड़कों के कदमों की आवाज भी इसे अपने करीब महसूस होने लगी। वो भागते हुए घर की तरफ आ रही थी कि जैसे ही घर के सामने पहुंची तो घर से इसका भाई बाहर निकल रहा था, जो गुस्से से आग बबूला शायद इसे ही देखने के लिए आ रहा था। मगर जब इसने अपनी बहन को और इसके पीछे मोहल्ले के आवारा 2 दिन लड़कों को देखा तो इसका पारा हाई हो गया। इसने गली से कुछ पत्थर उठाए और इन लड़कों को गालम गलौज करते हुए मारने लगा। वो पत्थर इनमें से एक लड़के को लगा था, जबकि बाकी भाग चुके थे।
इसने अपनी बहन को बाजू से पकड़ा और गुस्से से घर के अंदर लाकर फर्श पर पटका। मेमूना तो थी ही आग लगाने वाली, फौरन कहने लगी, देख लो आप अपनी माँ बहन की करतूत। पहले माँ सारा दिन घर से बाहर रहती थी और अब बहन की हालत भी देख लो। मगरिब के बाद घर से बाहर चली गई। आज तक मैंने कभी दिन की रोशनी में भी घर से बाहर कदम नहीं निकाला, और ये तुम्हारी बहन कैसे रात अंधेरे मुंह उठाए घर से बाहर निकल गई। तुम इससे पूछो ये रात को क्या करने गई थी, और तुम्हारी माँ आखिर क्या करती है जाकर जो पैसे लेकर आती है। फरीदा का बेटा तो आग बगूला हो चुका था। मारे गुस्से से इसने अपनी बहन को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि बेचारी के नाक और मुंह से खून आना शुरू हो चुका था। वो रोते हुए कहने लगी कि मैं बस स्टोर से माँ की दवा लेने गई थी जो तुमने नहीं लाकर दी, तो मैं इन्हें यूं दर्द से तड़पता तो नहीं देख सकती थी। मगर इसे यकीन न आया। वो बहन को शक की नजर से देखने लगा और ऐसे अल्फाज कहने लगा। माँ ने जब शोर सुना तो कमरे से बाहर आ चुकी थी और बेटे से बेटी को छुड़वाकर कमरे में ले गई। इसका वजूद दर्द से कांप रहा था, मगर इसने वो दवा अपनी माँ को दी और फिर खुद अपने अब्बा को याद करके रोने लगी। इन दवाओं से कुछ देर के लिए फरीदा की तबीयत ठीक तो हो गई थी, मगर अगले ही दिन इसके पेट में शदीद दर्द उठने लगा। इस कदर शदीद दर्द की टीसें थी कि इससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये माजरा क्या है। दर्द की लहर इस कदर तेज हो जाती कि इसे बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल हो जाता। वो दर्द से चिल्लाने लगती, चीखने लगती और बेटी का हाथ मजबूती से थाम कर कहती, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे पेट में कोई चीज कट रही हो। दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर है। बेटी ने जब ये हालत देखी तो सीधा अपने भाई के पास गई और एक मर्तबा फिर रोते हुए कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत शदीद खराब है, इन्हें उल्टियां आ रही हैं और पेट में दर्द हो रहा है, आप इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। मैं गई तो फिर मुझ पर आप और भाभी गलत इल्जाम लगाएंगे। मेमूना ने जब ये सुना तो फौरन मुंह पर हाथ रखकर शोहर से कहने लगी कि देख ली अपनी माँ की करतूत, इसी बात का डर था मुझे। तुम्हारी माँ ने तो इस उम्र में अपने जवान बेटे और पोते पोतियों का भी लिहाज ना किया। देख लो क्या कर चुकी हैं वो, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेमूना के अल्फाज फरीदा का बेटा समझ चुका था। इसके तो वहमो गुमा में भी ना था इसकी माँ ऐसा कर सकती थी। इसने मारे गुस्से से माँ के कमरे का दरवाजा एक झटके से खोला। माँ जो पहले ही दर्द से तड़प रही थी, इसने माँ को उठाया और धक्के देकर बहन समेत घर से बाहर निकाल दिया। कहने लगा कि मुझे तो शर्म आती है कि मैं तुझ जैसी औरत का बेटा हूँ। तूने इतना गंदा तरीका अपनाया पैसे लाने का, इससे तो अच्छा था मर ही जाती। माँ और बहन तो हैरत से इसे देख रही थी। आखिर हुआ क्या था और उन्होंने क्या किया था। माँ तो दर्द से कराहती हुई वहीं घर के बाहर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई, जबकि बहन पहली मर्तबा भाई से ऊंची आवाज में बात करने लगी थी। कहने लगी कि खुदा का वास्ता है, तुम मर्द हो, कोई कठपुतली नहीं, अपनी सोच का इस्तेमाल करो। क्यों अपनी बीवी की पढ़ाई हुई पट्टियां हम पर लगाते फिरते हो? क्या कोई तुम्हारी अपनी अकल और सोच नहीं है? तुम क्या कुछ कह रहे हो? खुदा से डरो। जो कुछ आज तुम कर रहे हो कल तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगी। मगर इसने बहन को भी गालियां देकर घर से निकाल दिया। फरीदा की बेटी ने जब माँ की तबीयत भी बिगड़ती देखी तो फौरन माँ को उठाया और सरकारी अस्पताल ले गई, जहाँ पर इसकी माँ के टेस्ट होने लगे। वो अकेली तनहा लड़की आस पास से गुजरते लोगों को देखकर रो रही थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और कहाँ जाए। वही रात के 12 बजे का वक्त था जब फरीदा के बेटे का मोबाइल बजा। इसने जब मोबाइल कान से लगाया, इसे अस्पताल से फोन था, जिसे सुनकर इसके चेहरे का रंग उड़ा। मैमूना भी जाग चुकी थी। शोहर का उठता हुआ रंग देखकर कहने लगी कि क्या बात है, क्या हुआ है, तुम परेशान क्यों लग रही हो? वो कुछ भी कहे बगैर फौरन दौड़ा दौड़ा अस्पताल तक पहुंचा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। इसकी माँ को कमरे से बाहर ले जाया जा चुका था। सफेद चादर इस पर उड़ाई जा चुकी थी। डॉक्टर का कहना था कि इनका जिगर खत्म हो चुका था। वहीं इनके पेट में पानी भर चुका था, जो कि इंतहाई खतरनाक हद तक बढ़ता ही चला गया और अब जब पूरे वजूद में फैलने लगा तो इनकी मौत वाकई हो गई। ये सुनकर तो वो सख्ते की हालत में आ चुका था। इसे अपनी माँ याद आने लगी। इसके जमीर ने इसे एक जोरदार तमाचा मारा था। वो किस कदर गलत था, जबकि इसकी बहन अकेली तनहा माँ को यहाँ तक लेकर आई थी और हर मामला संभाला था। हालांकि इसकी उम्र इस वक्त सिर्फ 17 साल थी। वो अपनी माँ की मैयत को देखकर फौरन आगे बढ़ा, मगर इसकी बहन ने आगे बढ़कर धक्का देकर माँ की मैयत से भाई को अलग कर दिया और पहली मर्तबा इस कदर फलक शगाफ चीखी
کہ ہسپتال کے لوگ مڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کہنے لگی کہ خبردار جو تم نے میری ماں کو ہاتھ بھی لگایا، لعنت ہے تم جیسی اولاد پر، تم جیسے بیٹوں پر، تم جیسے بھائیوں پر۔ یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، ان کا رشتہ صرف اور صرف میرے باپ سے تھا اور پھر مجھ سے۔ تم جا کر اپنی بیوی کے مرید بن کر بیٹھو، تمہاری جنت تمہاری ماں کے نہیں بلکہ بیوی کے قدموں میں ہے۔ جو کچھ تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے نا، اس کا خمیازہ بھگت کر ہی جاؤ گے۔ فریدہ کی بیٹی نے اس کی میت ہسپتال سے قبرستان تک لائی تھی۔ اس نے عیدی اداری کی مدد سے اپنی ماں کی تدفین وغیرہ کروائی تھی، مگر بھائی کا 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا۔ اس کے بعد وہ خود بھی یتیم خانے میں جا کر رہنے لگی۔ اس کا بھائی کتنی مرتبہ آیا مگر اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ تم میری ماں کے قاتل ہو، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ مجھے اس وقت کا انتظار ہے جب تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے گی جیسا تم نے میری ماں کے ساتھ کیا۔